हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। पिछली क्लास के अंदर बच्चों हमने फ्रिक्शन के कंसेप्ट को सीखा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट केस में आती है, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर बताया मैंने आपको कि फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन आगे चलकर विस्कस फोर्स के नाम से जाना जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, विस्कोसिटी चैप्टर उसके अंदर आपको मिलेगा। बाकी एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन तरीके का होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक या कहो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन कब जनरेट होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या उसकी कंडीशंस हैं, सब कुछ मैं आपको चार चार पॉइंट सभी के मैंने बता दिए हैं। और लास्ट में जाते जाते मैंने कहा था कि अपन अगली क्लास में सीखेंगे न्यूमेरिकल को करने का तरीका। तो आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन को लेने जा रहे हैं। और देखिएगा फ्रिक्शन के अंदर कोई भी सवाल जब मैं करूंगा तो तीसरी स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेप्स क्या होंगी वो मैं पहले आपको बता देता हूं। क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेप्स, पहली स्टेप होगी बच्चों, ड्रॉ diagram according to question and represent all forces including force components। यानी अगर फोर्स कोई भी इंक्लाइन पोजीशन पर है तो उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको बताना है। देन कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की करेक्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी के सभी फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको करेक्ट कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। उसके लिए मैंने 6 डायग्राम्स आपको बताए थे बच्चों, उनमें से ही कोई ना कोई बनने वाला है। और हर डायग्राम के अंदर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग थी। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। सेकंड काम करना है आपको, सेकंड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, जिसको आप कहते हो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, एफ लिमिट बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये म्यू एस जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सवाल में वैसे तो मेंशन करके देता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है, पर बाय चांस कभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना लिखकर, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना लिखकर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हो तो भी आपको उसको एज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही कंसीडर करना होगा। तीसरा काम करना है फिर आपको, कंपेयर एफ लिमिट विद फोर्स एफ टी। एफ टी कौन सा होता है, विच क्रिएट द टेंडेंसी ऑफ मोशन। वो फोर्स जो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करता है, उसके साथ आपको एफ लिमिट का कंपैरिजन करना होगा। जब कंपैरिजन करोगे तो कोई किसी की वैल्यू ज्यादा आएगी या बराबर आएगी या छोटी आएगी।
उससे आपको बॉडी की सिचुएशन पता चलेगी। यानी 3 केसेस बनेंगे यहां पर। तो केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं कि अगर लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा हो एफ से, तो बॉडी जो होगी रेस्ट में होगी बच्चों। फ्रिक्शन अगर बड़ा होगा टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करने वाले फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट में होगी। और रेस्ट में होता है बच्चों स्टैटिक, तो एफ एस इज प्रेजेंट, और उस एफ एस की वैल्यू हमेशा एफ टी के बराबर ही होती है। ठीक है। सेकंड केस हो सकता है ये नहीं मिले, आपको मिले कि लिमिटिंग की वैल्यू एफ टी के बराबर है, तो बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव और जस्ट टेंड्स टू मूव, तो देयरफॉर एफ लिमिटिंग इज प्रेजेंट, तब एफ लिमिटिंग प्रेजेंट होता है। और उस लिमिटिंग की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो स्टेप नंबर 2 के अंदर, वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी नहीं मिलेगा तो केस 3 मिलेगा बच्चों फिर आपको, कि अब एफ लिमिट की वैल्यू छोटी हो जाए एफ टी से, तो बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी, और देयरफॉर एफ के इज प्रेजेंट, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। और काइनेटिक की वैल्यू आपको म्यू के इंटू नॉर्मल से कैलकुलेट करनी होगी। ये स्टेप्स हैं बच्चों, इनसे आप कोई भी फ्रिक्शन के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब सवालों के अंदर कैसे लगेगी स्टेप्स, मैं आपको सवाल के माध्यम से बात को बताता हूं। चलिए पहला सवाल करने जा रहे हैं। अब हम 5-6 सवाल करेंगे बच्चों, जिनसे कि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से लगानी आ जाएगी। और इतनी दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपने ये स्टेप्स बहुत अच्छे से लगा ली, तो कोई भी फ्रिक्शन का सवाल आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ये गारंटी है। पर प्रॉब्लम है कि स्टेप्स बच्चा ईमानदारी से नहीं लगाता है। तो आप तो समझदार बच्चे हो, तो आपको तो ईमानदारी से लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो समझे जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। अभी पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, पर अगले सवाल को मैं लिखूंगा नहीं, केवल डायग्राम के माध्यम से सवाल को समझाऊंगा, जिससे कि ज्यादा सवाल अपन कर सके। A body of mass 5 kg rest on ground if coefficient of static and kinetic friction are 0.5 and 0.4 respectively, find friction force on body when a horizontal एक्शनल फोर्स पहला 15 न्यूटन, न्यूटन एक्टिंग ऑन बॉडी। सवाल यह कह रहा है कि आप बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स बताओ, जब 15 न्यूटन का लगाओगे एक्शनल फोर्स तब बॉडी पर फ्रिक्शन क्या होगा, जब 35 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब एक्शनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। यानी 2 आंसर आपको निकालने हैं। चलिए भाई सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहला काम था स्टेप 1, ड्रॉ डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुरंत आपने ग्राउंड बनाया, ग्राउंड पर 5 kg की बॉडी को रख दिया, जिसका वेट लगेगा 5g। जितने भी फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं। आपको इस बॉडी पर लगाना है एक हॉरिजॉन्टल एक्शनल फोर्स, हॉरिजॉन्टल लगाना है, एक्शनल फोर्स लगाना है। ठीक है, अब 15 न्यूटन का हो सकता है, 35 का हो सकता है। केस नंबर 1 में 15 न्यूटन लगाकर करेंगे सॉल्व, और केस नंबर 2 में 35 न्यूटन। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यही वो फोर्स है जो बॉडी के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्रिएट करेगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन जिधर है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी। जितने फोर्सेस यहां लग रहे हैं वो सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। यहां कोई भी फोर्स
इंक्लाइंड पोजीशन पर नहीं है तो मुझे कंपोनेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पर हाँ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको दिख गई है 5G के बराबर है। जी की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं तो ये 50 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन पहले स्टेप के अंदर हमें मिल गई छाप। चलो साहब, स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। अब स्टेप नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो उसमें बोला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो आपने म्यू एस इंटू नॉर्मल किया, म्यू एस की जगह 0.5, नॉर्मल की जगह 50, तो ये आपको 25 न्यूटन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। यानी इस सवाल में इससे ज़्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ये। तीसरे स्टेप के अंदर मैंने बताया था कंपैरिजन करना है आपको, किसका किसके साथ, लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना था, 25 न्यूटन। और एफ टी, यहां पर एफ टी कौन है, एफ एक्सनल, जो आपने लगाया वही एफ टी है। यहां पर पहले केस में 15 लगाना है तो 15 ले लीजिए आप। अब आपको दिख रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन है। यहां से दिख रहा है कि एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ टी। जब फ्रिक्शन ज्यादा हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करने वाले फोर्स से, तो बॉडी इज एट रेस्ट, देयरफॉर स्टैटिक इज प्रेजेंट। और जब स्टैटिक प्रेजेंट होता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एफ टी के बराबर होती है, यानी 15 न्यूटन ही हमारा आंसर नंबर 1 होगा। केस सेकंड में 35 न्यूटन का फोर्स लेना है आपको। तो केस सेकंड स्टेप तक तो सेम है, स्टेप नंबर 3 के अंदर ही अपने को बस कंपैरिजन में बदलना है। केस सेकंड भी ले लेता हूं मैं लगे हाथ यहां पर। लिमिटिंग तो वही है बच्चों, अभी भी 25 न्यूटन का ही, पर एफ टी बदल गया है, 35 न्यूटन हो गया अब। तो अब एफ टी की वैल्यू ज्यादा है एफ लिमिटिंग से, तो बॉडी इज इन मोशन। बॉडी जो है वो मोशन में होगी, और मोशन में होगी तो एफ के इज प्रेजेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। और काइनेटिक की वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल से कैलकुलेट करने के लिए बोला है। म्यू के की वैल्यू 0.4 आपको गिवन है, नॉर्मल की वैल्यू आप 50 निकाल चुके हो, तो आपको मिलेगा 20 न्यूटन आंसर। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड होगा। 3 स्टेप के माध्यम से कोई भी सवाल हो, कंसेप्चुअली चलिए, कभी गलती नहीं करोगे, गारंटी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं अपन। हर सवाल के अंदर मैं यही स्टेप्स लगाऊंगा और देखना आंसर परफेक्ट तरीके से आएगा बच्चों। बस स्टेप्स लगाना सीख जाइए। इसलिए मैं 5-6 सवाल आपको करवा के दिखा रहा हूं, जिससे कि आप पूछे कुछ भी, होना इन्हीं 3 स्टेप्स के माध्यम से ही है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं डायग्राम ही बना रहा हूं, सवाल की लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। सवाल वही है बच्चों कि एक 5 kg की बॉडी को ग्राउंड पर रखा गया है, 5 kg की बॉडी है। यहां पर म्यू आपको 1/√3 दिया हुआ है, और बोला है हाउ मच पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर कितना पुलिंग फोर्स लगाएं सो दैट बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। हाउ मच पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी at an angle 30 degree from horizontal so that body just begins to move। ये हमारा सवाल है। चलिए बच्चों, हमें मालूम है कि इस बॉडी के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करने वाला फोर्स इसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड पोजीशन पर है। मैंने कहा था इंक्लाइंड पोजीशन पर अगर हो तो कंपोनेंट तो करने ही है आपको। तो भैया इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसकी वैल्यू f cos 30 होगी, और cos 30 √3/2 होता है, तो इसको मैं f √3/2 लिख सकता हूँ। दूसरा कंपोनेंट ऐसे f sin 30 होगा, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसको f/2 लिख सकता हूँ। यही वो फोर्स है जो टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा बच्चों, इसका वेट 5G वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट हो रही होगी। डायग्राम पूरा हो गया। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, ध्यान से देखो तो 2 फोर्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, नॉर्मल और f/2।
ये दो ऊपर है और एक नीचे है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, तो फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो फोर्सेज आर इक्वल। तो नॉर्मल और एफ साइन 30 यानी f/2 बराबर होगा 5g के। इस f/2 को इधर ले जाओ, 5g को 50 लिख देता हूँ, माइनस f/2, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 2 से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी बच्चों। मैंने कहा था कि अगर म्यू एस ना हो, केवल म्यू हो, तो उसको म्यू एस की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3, नॉर्मल की वैल्यू 50 माइनस f/2, ये हमारी लिमिटिंग की वैल्यू आ गई बच्चों। तीसरा काम, अब कंपैरिजन की बात है, तो हमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां खुद ने बोल दिया है कि बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव, तो हमें कंडीशन डायरेक्ट दे दी है, क्योंकि उससे तो हम कंपैरिजन करके पहले कंडीशन ढूंढते थे, फिर फ्रिक्शन बताते थे। यहां कंडीशन तो खुद ने दे दी, तो स्टेप नंबर 3 में हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर जस्ट बिगिंस टू मूव। इसके लिए हमें काम करना, और ये तब बनता है जब लिमिटिंग की वैल्यू टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करने वाले फोर्स के बराबर होती है। लिमिटिंग की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 1/√3, 50 माइनस f/2, और ft की वैल्यू आपके सामने है f√3/2। इसीलिए मैं गोला कर देता हूं जिससे कि निगाह नहीं हटे उससे हमारी। अब आप ऐसा कीजिए, इस 2 को तो इधर ले जाइए और √3 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हुआ 2 × 50 माइनस f/2, और यहाँ 3f बन जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बनेगा। ब्रैकेट को एक्सटेंड कीजिए बच्चों, 100 माइनस f इक्वस टू 3f, इस f को भी इधर ले जाओ, तो ये बन गया 100 इक्वस टू 4f, तो f की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। यानी इस सवाल के अंदर अगर मैंने 25 न्यूटन का पुलिंग फोर्स 30 डिग्री पर लगाया, तो ये बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। सवाल अच्छा था बच्चों। कभी कभी सवाल ऐसे ही सवालों को घुमा कर देता है बच्चों। अब कभी कभी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करवा लेता है। तो अब यहां पर अपन एक नहीं 2 सवाल यानी 2 केसेस डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले अगर याद नहीं है ना, तो फिर हम सवालों के अंदर उलझ जाते हैं। सवाल क्या है समझिएगा, 2 केस में ले रहा हूं। पहला केस यहां बना देता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास तो m है, और इस पर मैंने बॉडी से थीटा एंगल पर एक पुलिंग फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू mg के बराबर है, इसके वेट के बराबर है, ठीक है। और दूसरे केस के अंदर मैं यहां पर पुलिंग की जगह पर पुशिंग कर देता हूं बच्चों। वही बॉडी से ही थीटा एंगल है, अब फोर्स की वैल्यू वही है अभी भी mg। दोनों ही केसेस के अंदर आपसे पूछा गया कि इन विच कंडीशन बॉडी मूव अलोंग द सरफेस इन बोथ सिचुएशंस, ठीक है। इन विच कंडीशन body moves along the surface in both situations। इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमें बताना है कि बॉडी किस कंडीशन में मूव करेगी यानी मोशन में आएगी। तो सुनो ध्यान से बच्चों, पहले पता तो करें भाई कौन सा फोर्स टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करेगा। तो आप जो भी फोर्सेस दे रखें उनके कंपोनेंट्स करेंगे बच्चों। तो यहाँ mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट जाएगा mg sin थीटा। यही वो कंपोनेंट होगा जो टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ होगा, बॉडी का वेट यहाँ काम करेगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। स्टेप नंबर 1, नॉर्मल की करेक्ट वैल्यू, तो n और mg cos थीटा दोनों ऊपर है, mg नीचे है, तो n की वैल्यू mg माइनस mg cos थीटा बनेगा। यहां से आप mg को कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बनेगा। स्टेप नंबर 1।
स्टेप सेकंड, लिमिटिंग की बात करें तो म्यू एस इंटू नॉर्मल। हर सवाल में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, दोनों केसेस में। तो यहां पर म्यू इंटू एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिमिटिंग की वैल्यू हो गई। अब तीसरा फॉर मोशन बात करनी है आपको, मोशन कहो या मूव कहो, तो क्या बोला है, इन विच कंडीशन बॉडी मूव्स अलोंग, यानी मोशन में लाना है। अब मोशन में तभी आ सकती है बच्चों जब टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करने वाला फोर्स फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा हो, यानी कि एफ टी की वैल्यू बड़ी हो एफ लिमिटिंग से, तभी हो सकता है। और यहां का एफ टी कौन है, एम जी साइन थीटा, तो यहां पर आप एम जी साइन थीटा लिखो। लिमिटिंग की वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एम जी से एम जी को तो मार दीजिए। अब जो बचा है उसको यहां लिखता हूं मैं, ये सवाल है, ठीक है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां आने के बाद बच्चा उलझ जाता है, बोले कि सर अब आगे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस बच्चे को कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले याद होंगे वो इस सवाल को बड़े प्यार से कर सकता है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो, यहां ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। मैं अगर इसको पकड़ लेता हूं तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। कॉस थीटा को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 म्यू, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए भाई, जो कटता हो काट दो, 2 से 2 गया, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 गया, यहां बचा कॉस थीटा बाई 2 और यहां बचा म्यू साइन थीटा बाई 2। इसको नीचे लाओगे तो 10 कॉट थीटा बाई 2 बन जाएगा और इज ग्रेटर देन म्यू। इस कंडीशन के अंदर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, थीटा इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स म्यू। पहले कॉट इनवर्स म्यू बना दिया, 2 को इधर ले गए तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स म्यू की कंडीशन के अंदर ये बॉडी मोशन में आ जाएगी बच्चों। ये तो इस वाले पार्ट का आंसर निकाला। इस वाले पार्ट के अंदर बदला क्या, बदलेगा तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही बदलेगी ना यार, क्योंकि ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा और ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होगा। यही टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट करेगा, तो फ्रिक्शन इसका यहां होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, एम जी यहां लग रहा होगा। तो मैं इसी सवाल में केवल क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, नॉर्मल की वैल्यू क्या बनेगी अब, एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आ गया। अब मोशन में तो तभी आएगी जब एफ टी की वैल्यू एफ लिमिटिंग से बड़ी होगी, यानी एम जी साइन थीटा की वैल्यू से, तो यहां प्लस हो गया, ये कट जाएगा, यहां प्लस हो गया। अब प्लस जब आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां से केवल स्टेप ये वाली बदल जाएगी बस, बाकी आंसर भी चेंज होगा। तो देखो इसकी जगह तो आप वही लिखोगे 2 साइन, ओहो इसकी जगह तो वही आएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू, और इसकी जगह पर आएगा 1 को इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 बरा, 1 कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2, यहां बचा साइन थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा बाई 2। इसको इधर लाओ तो टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा बच्चों ये यार, और क्या है, इज ग्रेटर देन म्यू, तो इसको लिख सकते हो आप थीटा इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स म्यू।
पुशिंग के अंदर ये कंडीशन और पुलिंग के अंदर बनी थी थीटा इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स म्यू के बराबर। तो ऐसे सवाल कई बार बनकर आ चुके हैं बच्चों, तो आपको सवाल जर्नलाइज फॉर्म में करा दिया गया है, सोच समझ कर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। स्टेप्स को आप ईमानदारी से लगाओगे ना तो कोई भी सवाल आप बड़े आराम से सॉल्व करके दे सकते हो बच्चों। जैसे अगला सवाल देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस पर एक बॉडी रख देते हैं अपन, चलो बॉडी रख देते हैं अपन 2 kg की, और म्यू आपको दिया जाता चलो 0.7, और बोला गया है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी। तो चले यार बच्चों, मालूम है कि इसका 2g यहां लग रहा होगा, इसके 2 कंपोनेंट होने हैं, ये 30 डिग्री ले लो यार इसको, है ना, यहां आएगा 2g cos 30 और यहां आएगा 2g sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है बच्चों, तो मतलब g आएगा, यही टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट कर रहा होगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन और यहां फ्रिक्शन फोर्स। चलिए स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप हमारी कहती है कि नॉर्मल की करेक्ट वैल्यू, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ 2g cos 30 के बराबर होगा, g की जगह 10 पुट कर दो, cos 30 की जगह √3/2 पुट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 17.32 न्यूटन, ये तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 2 के अंदर लिमिटिंग की बात करते हैं, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू 0.7, ये 17.32, 17.32 को आप 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, हासिल के 2, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, हासिल के 5, 7 पंजे 7 और 5 12, 12.124, 124, ये लिमिटिंग की वैल्यू है। अब तीसरा काम करना है अपने को, कंपैरिजन करना है, पता है आपको किसका किसके साथ करते हैं। एफ लिमिटिंग की वैल्यू 12.124 और एफ टी की वैल्यू 10, क्योंकि यही जी के बराबर है। अब दिख रहा है यार कि लिमिटिंग की वैल्यू बड़ी है एफ टी से, तो बॉडी इज एट रेस्ट, तो एफ एस इज प्रेजेंट, और जब एफ एस प्रेजेंट होता है तो उस एफ एस की वैल्यू एफ टी के बराबर ही होती है, यानी 10 न्यूटन। आंसर। चलो और सवाल करके देख लेते हैं, सवाल ही इंपॉर्टेंट है यहां, स्टेप्स के अकॉर्डिंग करो, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी, पर करना ईमानदारी से पड़ेगा आपको, स्टेप्स ईमानदारी से लगाइए। जैसे सवाल पूछा गया, ये सवाल आईआईटी में भी पूछा, मेडिकल के अंदर भी पूछा, क्या पूछा था बच्चों, देखो दीवार दी, 1 kg की बॉडी दी और बोला अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। आप एक 5 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल फोर्स से इस बॉडी को प्रेस कर रहे हो दीवार के अगेंस्ट। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वॉल इज 0.5, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी। तो भैया इस बॉडी का वेट जो होगा 1g, यही टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करेगा, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा, नॉर्मल ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी होगा। डायग्राम पूरा हो गया। स्टेप नंबर 1 हमारी कहती है कि नॉर्मल की करेक्ट वैल्यू, तो नॉर्मल की वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होगी 5 न्यूटन। लिमिटिंग की बात करेंगे तो लिमिटिंग होता है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 5, 2.5 न्यूटन। अब तीसरा काम था कंपैरिजन करने का बच्चों, बिना कंपेयर किए आप आंसर नहीं बता सकते। एफ लिमिटिंग की वैल्यू तो आपको पता चल गई है 2.5 है, पर जो एफ टी है वो 1g है, g की वैल्यू
यहाँ 9.8 दिया गया था, तो ये 9.8 न्यूटन आएगा। अब आपको दिख रहा है कि सॉरी, मास की जगह पर शायद 0.1 था जी, मास की वैल्यू 0.1 kg था बच्चों, तो ये 0.98 आएगा, 0.1 g यानी 0.98 न्यूटन। अब आपको दिख रहा है यार बच्चों की लिमिटिंग की वैल्यू बड़ी है Ft से, तो बॉडी इज एट रेस्ट, तो Fs इज प्रेजेंट और Fs की वैल्यू Ft के बराबर होगी, तो हमारा आंसर 0.98 न्यूटन आएगा। मेडिकल के अंदर ये सवाल पूछा गया है, IIT के अंदर भी ये सवाल पूछा गया है। चलिए और देखेंगे। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। आपको सवाल अगला दिया गया कुछ ऐसा, अ ट्रॉली बॉडी ऑफ मास 1 kg placed on a trolley and trolley moves with an horizontal acceleration 5 meter per second square and mu between body and trolley is 0.6. Find friction force on body. हमें मालूम है कि बॉडी इधर ही मूव कर रही है ट्रॉली के साथ साथ, पर एक्सेलेरेशन तो ट्रॉली के पास है, बॉडी के पास कैसे आ जाएगा यार? डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो बॉडी को ट्रॉली के साथ एक्सेलेरेट करेगा, वो कोई और नहीं, फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। अब अगर इस बॉडी पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इधर की तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा, वो कौन देगा? वो देगा स्यूडो फोर्स, ये टेंडेंसी देगा और इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलेरेशन 1 × 5 न्यूटन का स्यूडो फोर्स होगा। बॉडी का वेट 1g नीचे काम कर रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। स्टेप नंबर 1 कहती है हमारी कि नॉर्मल की करेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, तो 1g यहाँ पर बनेगा यानी 10। स्टेप 2 कहता है लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो 0.6 × नॉर्मल 10 6 न्यूटन का बनेगा। स्टेप 3 कंपैरिजन कीजिए, Ft की वैल्यू कौन है? स्यूडो फोर्स जो है आपके पास 5 न्यूटन और लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है? 6 न्यूटन। लिमिटिंग बड़ा दिख रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, देयरफॉर Fs इज प्रेजेंट और Fs की वैल्यू हमेशा Ft के बराबर ही होती है यानी 5 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। एक स्टैंडर्ड सवाल भी बनता है बच्चों, चेन वाला सवाल बनता है यहाँ पर, जो कभी तो केवल हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन पूछा जाएगा या कभी कभी परसेंटेज लेंथ पूछी जाएगी आपसे, हैंग्ड लेंथ। सवाल क्या समझ लीजिएगा, बोलता है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। हाउ मच मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंग्ड फ्रॉम टेबल। चेन का मैक्सिमम कितना पार्ट हम टेबल से लटकाएं सो दैट जस्ट टेंड्स टू स्लाइड। तो मैं मान लेता हूं यार बच्चों की y लेंथ यहां पर हैंग किया है अपन ने, तो यह टेबल पर L - y बचेगा। अब मुझे मालूम है कि इस हैंग्ड पार्ट का जितना भी वेट होगा, सपोज वो W है, उसकी वजह से इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग जनरेट होगा, तो यहां फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब टेबल पर रखे हुए पार्ट का वेट W' अगर है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू W' के बराबर होगी, पर प्रॉब्लम है कि W और W' दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि Ft की भी जरूरत है आपको और नॉर्मल की भी जरूरत है। तो हमें पहले इनका मास निकालना पड़ेगा, मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर हमारा आंसर आएगा। तो यूनिटरी मेथड काम आएगा, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ से पहले आप होल मास अपॉन होल लेंथ, अ मास ऑफ y पार्ट जिसको मैं स्मॉल m बोल रहा हूं, m/l इंटू y, मास ऑफ L - y पार्ट
जिसको मैं m डैश बोल रहा हूँ, m बाई एल इंटू एल माइनस वाई हो जाएगा। मास आ गया, g से मल्टीप्लाई कर दो, वेट बन जाएगा। चलो अब स्टेप नंबर 1, नॉर्मल की करेक्ट वैल्यू। नॉर्मल की वैल्यू w डैश, जिसकी वैल्यू m डैश g के बराबर। m डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, m बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी के बराबर। चलिए साहब, ये तो आ गया नॉर्मल की वैल्यू। स्टेप 2, लिमिटिंग की वैल्यू, म्यू इंटू नॉर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर म्यू आपको दिया हुआ था, नॉर्मल की वैल्यू आपके पास में है ही सही, m बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। स्टेप नंबर 3, एफ टी कौन है यहाँ पर, w है, लिमिटिंग आपके सामने ही। 4, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड के लिए काम करना है, तो एफ टी की वैल्यू एफ लिमिटिंग के बराबर कर दीजिए, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड के लिए। एफ टी की वैल्यू कितना बच्चों, डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू एम जी होगी। एम की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पर हो जाएगा एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी, और लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। एम बाई एल से एम बाई एल गया, जी से जी गया, यहाँ वाई बचा, यहाँ पर म्यू एल माइनस म्यू वाई, इसको आप इधर ले जाओ, वाई कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू, यहाँ म्यू एल, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू के बराबर। स्टैंडर्ड सवाल है, आप MTR कर सकते हो इस आंसर को। ये तो कि भाई कितना मैक्सिमम पार्ट हम हैंग करें कि चेन जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाए। कभी कभी जैसा मैंने कहा कि परसेंटेज में पूछ लेता है कि हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स लेंथ इज हैंग्ड फ्रॉम टेबल। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो L दिख रहा है इसको उठाकर इसके नीचे ले आइएगा, यानी y बाई एल को परसेंटेज में निकालना है, तो म्यू ओवर 1 प्लस म्यू बचेगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर, जैसे एक बार सवाल पूछा गया था, म्यू की वैल्यू दी गई थी 0.25 और पूछा गया था कि हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स लेंथ इज हैंग्ड फ्रॉम टेबल सो दैट चेन जस्ट टेंड्स टू स्लाइड। तो म्यू की जगह 0.25, नीचे भी 0.25, तो यहाँ 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 यानी 25 अपॉन 125, तो 1/5 आएगा। 100/5 करोगे तो 20% हमारा आंसर जाएगा। चलिए बच्चों, अब मेरे हिसाब से आपको स्टेप्स लगाना आ गया होगा। अच्छे सवाल जो बनते थे वो मैंने सब आपको बताया यहाँ पर। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है बच्चों हमारा मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग बॉडी का मोशन। अब देखिए, इंक्लाइन प्लेन जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो पहले मैं स्मूथ की बात कर लेता हूं। मान लो कि थीटा इंक्लिनेशन का आपको इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, स्मूथ है बच्चों, तो जैसे ही कोई भी बॉडी इस पर रखोगे बच्चों, तुरंत स्लाइड करेगी ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट। यहाँ mg लगेगा बच्चों नीचे की तरफ, इसके दो कंपोनेंट्स होने ही होने हैं। ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा, यही स्लाइडिंग कराएगा। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्लाइडिंग एक्सेलरेशन कितना होगा। स्लाइडिंग एक्सेलरेशन, तो यार मालूम है कि स्लाइडिंग फोर्स यहाँ mg sin थीटा है, फ्रिक्शन काम कर नहीं रहा है, तो स्लाइडिंग फोर्स दुनिया का फोर्स कोई सा भी हो, मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। स्लाइडिंग फोर्स कितना है बच्चों, mg sin थीटा के बराबर है। m से m को मार दीजिए, तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो मिलेगा g sin थीटा के बराबर, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और आपको मालूम है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ
दूसरी बात कि बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से स्लाइड कर रही है तो पक्की बात है स्पीड अप होगी लगातार, यानी कि कोई भी बॉडी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर ही नहीं सकती है अपने आप। तो नोट लगाकर यहां पर यह बात मैं लिखूंगा, एनी बॉडी डज नॉट स्लाइड with constant velocity on smooth inclined plane because it is accelerated body, क्योंकि वो एक एक्सेलरेटेड बॉडी है भाई, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड नहीं कर सकती। ये तो बात हुई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की। बात करते हैं अब जरा रफ इंक्लाइन प्लेन की बच्चों। हाँ जी, पेन में इंक भरी लेता हूं यार बच्चों। इसको भी क्या है, भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। इसका भोजन खत्म हो गया है, भूख लग गई इसको, तो चलो कोई बात नहीं, अपन इसको भोजन करा देते हैं पहले, ठीक है। हाँ, दोनों पेन को भूख लग गई है बेचारों को। बोले सर कितना काम में लेते हो आप हमें यार। ये भी सोचते होंगे बेचारे यार कि कहाँ कौन से सर के चक्कर में पड़ गया मैं, है ना। जैसे आप सोचते हो ना, अरे यार सर पढ़ाते पढ़ाते रहते हैं, कभी मस्ती की बात ही नहीं करते। तो यार बेटा फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करूँ पढ़ाने से। भाई अगर मस्ती करूँगा, मतलब आपको सिर्फ हंसाऊँ मैं, टाइम पास करूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, पर उससे मेरे बच्चों का नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करता। चलिए बच्चों, भोजन तो मैंने करा दिया इसको। अब ध्यान से देखो, रफ इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, थीटा इंक्लिनेशन है, बॉडी का वेट तो काम करेगा ही करेगा, वेट के कंपोनेंट्स भी काम करेंगे, mg साइन थीटा ही इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग जनरेट करेगा, तो फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रही होगी। अब पूछा जाएगा इसमें भी कि स्लाइडिंग एक्सेलेरेशन क्या होगा। अब दिख रहा है यार बच्चों साफ साफ कि mg साइन थीटा फ्रिक्शन जो है दोनों अपोजिट है, तो इधर नेट फोर्स बनेगा तभी ये एक्सेलरेट होगा। तो एफ नेट इक्वल टू एम, और एफ नेट क्या बनेगा यहाँ, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम। और फ्रिक्शन की वैल्यू सबको पता है, म्यू इंटू नॉर्मल होती है। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ mg कॉस थीटा के बराबर है। यहां से आप mg को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर एम ए। एम से एम को मार दो तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइडिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बनेगी बच्चों। और ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहां पर भी काम करेगी। इंक्लाइन प्लेन चाहे रफ हो चाहे इंक्लाइन प्लेन स्मूथ हो, ठीक है। स्लाइडिंग एक्सेलरेशन दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट आ रहे हैं, तो यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। पर हां, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करे, इफ बॉडी स्लाइड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि स्लाइडिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू को जीरो कर दीजिए आप। ये जीरो कर दोगे अगर, तो यहां पर आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बराबर जीरो। इसको इधर लाओ, म्यू जी कॉस थीटा बराबर g साइन थीटा, g से g को उड़ा दो और टेन थीटा बराबर म्यू बना लो। यानी जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो जाएगा,
तब बॉडी उस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करेगी। ये तो मैंने इंक्लाइन प्लेन पर कॉन्सेप्ट की बात आपसे कर दी, सवाल अगली क्लास में बता दूंगा। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, 3 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं बच्चों छोटे छोटे से, वो भी पढ़ेंगे, और मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।